इलेक्शन आप करा लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सेम वाली बात है। कमेंट आता है कि सर अब हतोत्साहित हो गए हैं, अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे या दूसरा काम में हम लग जाएंगे, या बहुत सुसाइड करने की बातें भी करने लगते हैं। इतना अपने आप में समझिए कितना बुरा लगता है ये चीज़ कि ऐसा सोचने की नौबत आ जाती है। वो बना हुआ है कि साइंस कैसे पढ़ें, क्या करें नहीं करें। तो मैं 3 स्टेप आपको बताऊंगा। ये एग्जैक्ट नहीं है कि 25 बोला है तो 25 ही पूछेगा। 35-36 तक मैथ पूछ दिया है, किसी में 25 से 30 रीजनिंग पूछा है, किसी में रीजनिंग का संख्या बढ़ा भी दिया गया है। 65 से 70 के बीच में अगर बच्चे मार्क्स ला पाते हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका 75 से 80 के बीच चला जाएगा और उतना 100% सेफ होगा। जो बच्चे CBT 2 की तैयारी करेंगे, RRC ग्रुप डी का उनको अलग से तैयारी नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर एक हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग में जो हैशटैग था वो था RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट आखिर कब। 2019 की बहाली, 1 लाख पदों की ये बहाली है जिसमें तकरीबन 1 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 2 साल से अधिक बीत चुके हैं लेकिन अब तक इस परीक्षा की तारीख नहीं आई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर है, प्लेटफॉर्म कोचिंग के संस्थापक। सर, एग्ज़ाम डेट के लिए मुहिम चलाना पड़ रहा है लेकिन रेलवे की तरफ से, ना ही रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई भी सूचना इस संबंध में दी गई। कैसे देख रहे हैं? सवाल तो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सबसे पहले तो मैं हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगा सारे आपके व्यूअर्स को, और लाइव बिहार चैनल को भी ढेर सारा धन्यवाद कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप हमारे पास पहुँचे हैं। हालांकि मुद्दा आपका ग्रुप डी से संबंधित है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपने जिस तरीके से बताया कि कुछ दिन पहले ये जो ट्विटर कैंपेन चला था, स्टूडेंट के द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से इसको लिया गया था, ट्रेंडिंग में रहा। हाँ, ट्रेंडिंग में भी रहा था और कोशिश किया गया था सारे स्टूडेंट के द्वारा कि जो स्टूडेंट की मांग थी गवर्नमेंट उसको सुनेगी। इसी आशा से ये लोग लगातार ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन ये पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी सारे स्टूडेंट ने प्रयास किया और हमेशा, चूँकि 2.5 साल से ऊपर नोटिफिकेशन के हो गए हैं और स्टूडेंट का मनोबल लगातार डाउन होते जा रहा है कि एग्ज़ाम अब तक नहीं हुई है। चूँकि रेलवे खास करके ग्रुप डी से संबंधित जो तैयारी होती है इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट जो हैं वो मध्यम वर्गीय भी नहीं बोलेंगे, या तो बहुत लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, और दूसरा कि अच्छे परिवार से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि वैकेंसी का जो पोजीशन है गवर्नमेंट वैकेंसी का वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जैसे भी हो जॉब चाहिए, ये सभी का डिमांड रहता है। तो मनोबल ज़रूर डाउन होता है कि 2.5 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का तो इस तरीके से आप देखेंगे यूट्यूब सब पर भी कमेंट आता है कि सर अब हतोत्साहित हो गए हैं, अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे या दूसरा काम में हम लग जाएंगे, या बहुत सुसाइड करने की बातें भी करने लगते हैं। इतना अपने आप में समझिए कितना बुरा लगता है ये चीज़ कि ऐसा सोचने की नौबत आ जाती है। स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं और आर्थिक रूप से परेशानी के कारण गार्जियन भी कितना पेशेंस रख पाएंगे, परेशानी इसमें सबको है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बोर्ड को निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक इस बातों को लेनी चाहिए और बिल्कुल युवाओं को एक तरीके से देखिए तो अनसुनी सरकारों के द्वारा की जा रही है, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। इलेक्शन आप करा लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सेम वाली बात है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब जो हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम, चूँकि सरकार की पूरी तरीके से इसमें मनमानी है, वो अपने अनुसार ही एग्ज़ाम कराएगी, ये बातें अभी तय है। एक तीसरा लहर का अंदेशा वो सबके दिमाग में एक डर बैठाए हुए हैं कि उसी को लेकर के इसी बीच कई परीक्षाएं ली गई, बिल्कुल ली गई है। चूँकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले एग्ज़ाम भी लिए गए, लेकिन पता नहीं रेलवे को क्या खुन्नस है इस मामले में। तो हम यही कहना चाहेंगे, अभी हमारा जो अपना अनुमान है, अब लगता है कि नवंबर-दिसंबर से पहले एग्ज़ाम स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा। इस बीच में CBT 2 के मामले में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा है, आंसर की जारी किया गया, ऑब्जेक्शन रेज करने का समय दिया गया है और उम्मीद है कि 20 से 25 दिन में, महीने दिन में उसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। और 7 लाख चूँकि रिजल्ट दिया जाना है तो उसके 1 महीने के बाद लगता है कि एग्ज़ाम भी संभव होगा कि ग्रुप डी से पहले यही एग्ज़ाम करवा देगी। ये भी हो सकता है। हम बिल्कुल, अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है कि ग्रुप डी से पहले NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। खैर सर, तारीखें तो आती रहेंगी और जब जारी करना होगा रेलवे को तब वो जारी करेगा, लेकिन तैयारियां भी होती रहनी चाहिए। तो ग्रुप डी की तैयारियों की पर आप अगर कुछ कहना चाहें अभ्यर्थियों को तो क्या कहेंगे?
चूँकि लगातार स्टूडेंट पढ़ाई करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हम चर्चा कर सकते हैं कि अभी से 2-3 महीने का समय स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसको इग्नोर ना करें। क्योंकि जान रहे हैं सारे बच्चे कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट कंपटीशन में हमारे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर के ही या दूसरे कारण से भी आपका कमज़ोर पड़ेगा तैयारी, तो आपको दौड़ से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन संजोग से आज यहाँ पर हमारे साथ चूँकि 100 नंबर में से 25 नंबर साइंस सेक्शन से पूछा जाना है, और साइंस को लेकर हमेशा स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो आज हमारे सर साथ में शशांक शेखर सर हैं। प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन से जितनी भी बुक्स निकली है साइंस की, सब सर के द्वारा ही लिखा गया है। और दरोगा के मामले में भी साइंस के स्पेशलिस्ट टीचर के रूप में जाने जाते हैं। और ख़ास करके रेलवे ग्रुप डी या रेलवे से रिलेटेड जितनी भी साइंस की मैक्सिमम समझ सर के पास है। पटना में बहुत कम टीचर हैं कि इस तरीके से समझ पाते हैं। तो हमको लगता है पहले सर का बाइट ले लिया जाए, उसके बाद इसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। साइंस से सर 25 नंबर के सवाल पूछे जाने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, अन्य चीज़ों की तो तैयारियां अन्य विषयों की हम करते हैं, लेकिन साइंस पर ध्यान थोड़ा कम रहता है। तो 25 नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस तरह इसके लिए क्या किया जाए, किस प्रकार से तैयारी की जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाएँ? पहले तो आपके व्यूअर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और जितने भी बच्चे हैं उनको ढेर सारा शुभाशीष, और वो अपने जीवन में सफल हों, इसकी शुभकामनाएं। दूसरी बात क्या कि आपने अच्छा प्रश्न किया है कि साइंस हर बच्चों के मन में एक आपको ये बना हुआ रहता, हवा बना हुआ है कि साइंस कैसे पढ़ें, क्या करें, नहीं करें। तो मैं 3 स्टेप आपको बताऊंगा। पहला तो पिछले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न का पैटर्न है उसको देखते हुए बच्चों को छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स का एक जो है कलेक्शन कर लेना चाहिए। उसको बार बार उसी तरह के न्यूमेरिकल्स को डील करें बच्चे। दूसरी बात क्या कि पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, उससे पिछले बार ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बना ले बच्चे, तो उस पर वो फोकस रहें। तीसरी बात, आपको जो हमारा बायो का सेक्शन है उसमें प्लांट टिश्यूज़ और पादप उत्तक और एनिमल टिश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो उसका भी एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। बार बार क्वेश्चंस को देखें कि कहाँ गलती की है। देखिए, बच्चे हैं, पढ़ेंगे तो गलतियाँ तो होंगी उनसे, लेकिन एक ही गलती अगर बार बार बच्चे करते हैं तब प्रॉब्लम है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि बच्चे आप मेहनत करें और एक गलती को बार बार दोहराएं नहीं। एक सेट में मान लीजिए कि कोई प्रश्न आपका गलत हो गया, तो उससे रिलेटेड अगर फिर आप दोबारा दूसरे सेट में गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपके रिजल्ट में थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा। तो बार बार रिवीजन करें, बार बार गलती ना करें, एक ही गलतियों को बार बार दोहराएं नहीं। और जो बातें मैंने बताई हैं, 3 स्टेप मैंने बताया है आपको ग्रुप डी के लिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, प्लांट टिश्यूज़ के कुछ प्रश्न आप कर लें, उसके थ्योरी का नोट्स बना लें, पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए, तो मैक्सिमम 25 में से आप 17, 18, 19 तक प्रश्न आराम से कर सकते हैं। तो ये पैटर्न पर चलेंगे तो सफलता उनको मिलेगी ही मिलेगी। सर, अगर किताबों की बात की जाए तो साइंस से संबंधित अगर किताब पढ़ना चाहे कोई अभ्यर्थी, कुछ लेना चाहे मार्केट से, तो किस प्रकार की किताबें लेनी चाहिए, कौन सी वो किताबें हो सकती है? देखिए, पिछले बार TCS ने एग्ज़ाम लिया था तो NCERT बेस्ड, ठीक है, बेस्ड आपको बुक्स से उसने प्रश्न उठाए थे। तो मैं तो पहला तो सजेस्ट ये करूँगा कि NCERT बुक्स पढ़ें, 9th 10th अगर पढ़ सकते हैं तो 11th 12th पढ़ें। दूसरी बात क्या कि हमारा जो पब्लिकेशन है, रुक्मिणी पब्लिकेशन, उससे हम लोगों ने बहुत सारे आपको पैटर्न आधारित लगातार सफलता का नया आयाम लिख रहा है आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म कोचिंग। कितने हज़ारों लाखों बच्चे पास कर चुके हैं। तो हम लोग जो टीचर्स का एक ग्रुप है वो क्या करता है कि आपको NCERT पैटर्न पर और पिछले एग्जाम को देखते हुए प्रश्नों का संग्रह, बहुत सारी किताबें हमारी आई हुई हैं। तो साइंस का बहुत सारा बुक है अवेलेबल मार्केट में रुक्मिणी पब्लिकेशन की ओर से, तो उसके बुक्स को देखें, प्रैक्टिस करें, और साथ में वीडियो सोल्यूशंस भी अवेलेबल है हर प्रश्न का, तो वो भी करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। और यहाँ पर लगातार आपको रिसर्च चलता रहता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि बुक्स बस लिख दिया,
ऐसा नहीं, रिसर्च चलते रहता है लगातार। क्या क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जैसे एनटीपीसी अभी CBT2 का CBT1 का आपको प्रश्न लोड किया गया, तो हम लोगों ने देखा कि कहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने वर्कआउट किया। फिर जाकर के बच्चों को उसी आधार पर हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट सीरीज तैयार किया कि बच्चे ये अगर करेंगे तो बच्चा सफलता के निकट पहुंच जाएंगे और मैक्सिमम वो स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है करोड़ों बच्चे लगे हुए हैं, लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इसमें से जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो सिकंदर बनने के लिए पढ़ना तो है ही, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है। और बार बार मैं बोलता हूँ कि देखिए, ठीक है, आपको बहुत सारी बुकें मार्केट्स में बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन सारगर्भित और आपको सफलता दिलाने वाला चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ये आपको डिसाइड करना कि क्या करना है। आप पिछले पैटर्न को आधार मान करके अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। जी जी सर, बिल्कुल। सर अगर बात करें सिलेक्शन की कि कितने स्कोर पर हम मान ले कि सेलेक्ट मेरा हो जाएगा इस बार, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को जब क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमको 90 मिनट में 100 का 100 क्वेश्चन देख लेना है। नहीं तो अगर 10 भी क्वेश्चन लास्ट में अगर बच्चे नहीं देख पाए तो पता चलेगा कि 10 में से 5-6 ऐसे प्रश्न थे जो कि बड़ा इजी वे में वो बना सकते थे, और दौड़ से बाहर करने के लिए पॉइंट में 1 मार्क्स या 1 मार्क्स ही काफ़ी है। इस बात को समझना होगा। इसलिए लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक स्टूडेंट प्रैक्टिस करें। जितना बेहतरीन आप बुक आपको आपके नज़र में जो भी बुक लगता है कि बेहतर हो सकता है, उससे प्रैक्टिस करें। और जो सेट बनाए उसमें जो आपसे क्वेश्चन गलत होता है, बच्चों से क्वेश्चन जो गलत होता है उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से होना चाहिए कि नेक्स्ट सेट जब भी बनाए तो उस तरह का क्वेश्चन आपसे गलती रिपीट ना हो, वो आपके स्कोर को प्लस करेगा। अभी आपने बात की कि सेफ स्कोर कितना संभव है, तो मेरे ख्याल से चूँकि नॉर्मलाइजेशन बाद में चल करके होना है, तो 65 से 70 के बीच में अगर बच्चे मार्क्स ला पाते हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका 75 से 80 के बीच चला जाएगा और उतना 100% सेफ होगा। लेकिन 70 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे तभी 65 से 70 के बीच में आके टिकेगा। अगर टारगेट ही लक्ष्य ही अपना छोटा रखेंगे तो आगे चल करके परेशानी स्वाभाविक है। इसलिए 70 से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी, और 70 से जितना ही नीचे स्कोर रहेगा उतनी ही संभावनाएं छीन होती चली जाएगी। सर साइंस के बारे में तो हमने सर से बेहतर तरीके से समझा, लेकिन अन्य विषयों की अगर बात करें तो उस पर आप क्या अभ्यर्थियों को सलाह देंगे? जैसे ये बात समझना है, साइंस के बारे में तो सर चर्चा कर ही दिए हैं। दूसरा हम कहना चाहेंगे मैथ और रीजनिंग से संबंधित कि 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाना है और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाना है। ये एग्जैक्ट नहीं है कि 25 बोला है तो 25 ही पूछेगा, तो क्योंकि पिछला भी एनटीपीसी CBT1 का क्वेश्चन का जब अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं 135 सीटिंग का, तो उसमें देख रहे हैं किसी सीटिंग में 35-36 तक मैथ पूछ दिया है, किसी में 25 से 30 रीजनिंग पूछा है, किसी में रीजनिंग का संख्या बढ़ा भी दिया गया है। तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो 135 सीटिंग का क्वेश्चन लोड किए है बोर्ड, तो उसका कुछ दिन में बुक्स भी आ जाएंगे 2-4 दिन में। तो बच्चे पहले तो चूँकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बैंक का पूरा बच्चे स्टडी कर चुके हैं, तो नया में अभी ये CBT1 का सेट अगर अच्छे से बना पाते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं मिनिमम रहेगी। लेकिन बशर्ते हर टाइप बच्चे अच्छे कर लें, 10 सेट ही बनाए, 20 सेट ही बनाए, लेकिन पूरा टाइप वो निचोड़ करके रख लें अपने पास, पूरा का कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो इसका फ़ायदा 100% मिलेगा स्टूडेंट को। इसलिए प्रैक्टिस में अभी एनटीपीसी CBT1 का 135 सेट को टारगेट में रखेंगे। करंट में भी सर सवाल रहते हैं क्या? बिल्कुल रहते हैं, 10 सवाल 12 सवाल करंट में रहेगा ही रहेगा, और 6 महीने से साल भर का करंट 80% रहेगा, और 20% ऐसा करंट रहता है कि 1 साल और बैक का चला जाता है। तो स्टूडेंट 6 महीने से साल भर के करंट अफेयर्स को अच्छे से अपडेट रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आर्ट्स पेपर का जहाँ तक सवाल है, 20 क्वेश्चन करंट आर्ट्स प्लस स्टैटिक जीके मिला करके उधर पूछा जाना है, तो 20 में तो 50% लगभग करंट ही हो जाना है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसमें हमको लगता है कि जो आप पढ़े हुए होंगे एक बार उसी को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। बहुत ज़्यादा उधर अभी तुरंत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और साइंस में उतना समय दे देते हैं तो उससे ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि 80 नंबर 100 में से वही पूछा जाना है। इसलिए सेलेक्टिव पढ़िए, लास्ट मोमेंट का चीज़ है। और
किसी सब्जेक्ट को इग्नोर भी नहीं करना है, पहले पढ़े हुए चीज़ को अच्छे से रिवीजन भी करते चले जाना है। आखिरी पलों में रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल रिवीजन जरूरी है। और हमको लगता है कि कंपटीशन चूंकि कम नहीं होना है, 1 करोड़ से प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, इसलिए 2-3 महीने का जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, बच्चों के पास बचा हुआ है, मैक्सिमम समय का सदुपयोग करके अधिक से अधिक मेहनत करके मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार चूक हो जाएगा तो आगे वैकेंसी का क्या पोजीशन रहना है इसकी गारंटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार निजीकरण की बातें हो रही है, देखना क्या है, लगातार हो ही रहा है उसमें। तो निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है कहीं ना कहीं वैकेंसी को प्रभावित करेगी ही सर करेगी। CBT2 कब तक हो सकता है? CBT2 निश्चित रूप से अब लगता है ग्रुप डी के पहले ले लेगी। वैसी परिस्थिति में 20 से 30 दिन के अंदर में CBT1 का रिजल्ट आ जाएगा और उसके 25 से 30 दिन के अंदर में CBT2 होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी। यानी कि अभी से लेकर के मान सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट तक निश्चित रूप से CBT2 होने की संभावना है। RRC ग्रुप डी और CBT2 की तैयारियां एक साथ जो बच्चे CBT2 की तैयारी करेंगे, RRC ग्रुप डी का उनको अलग से तैयारी नहीं करना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाना है। यहाँ 25 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाना है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम वाला तो स्वतः उसमें आ जाएगा। और साइंस उसमें 25 पूछेगा, यहाँ 15 पूछेगा। अगर साइंस हम 25 क्वेश्चन का तैयारी करेंगे तो 15 क्वेश्चन वाला तो स्वतः उसमें आ जाएगा। इसलिए अलग से कुछ नहीं करना है, एक साथ दोनों तैयारी हो जाएगा। और 80% बच्चे कॉमन है दोनों में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों ही सर का कि आप और अभ्यर्थियों के कुछ सवाल थे जिस पर अपडेट तो हमें लेना ही था RRC ग्रुप डी पर, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे थे कि तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कितने पर हो सकता है, और सभी विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां नवीन सर और शशांक शेखर सर ने आपको पहुंचाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। अगर कुछ बातें रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं, हम आगे भी सर से मुलाकात करते रहेंगे और आप तक सारी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।